नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की अकेले संभालेंगी सत्ता। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। 220 साल के इतिहास में जिसने कभी किसी महिला को शीर्ष सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया, वह नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। और इस मोड़ पर खड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सुनते ही भ्रष्ट नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, सुशीला कार्की। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया है। कैसे, ये जानने के लिए इस खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल नेपाल की राजनीति में भूचाल तब आया जब शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। फिलहाल कोई मंत्री नहीं बनाए गए, यानी एक महिला अकेले इस मुश्किल वक्त में देश को थाम रही है। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अगले 6 महीने के भीतर संसद चुनाव कराए जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि नेपाल के जेनजी नेताओं ने सुशीला की सरकार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन हर कदम पर नजर रखेंगे। ये वही युवा हैं जिन्होंने सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ नेपाल की सड़कों को रणभूमि बना दिया था। अब उन्होंने सत्ता को चेतावनी दी है कि अगर लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ तो देश फिर सुलग उठेगा। अब जरा संविधान की गहराई में चलते हैं। नेपाल में सरकारें अब तक आर्टिकल 76 के तहत बनती रही, लेकिन कार्की को राष्ट्रपति ने आर्टिकल 61 के तहत नियुक्त किया है। ये वही अनुच्छेद है जो सीधे प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं करता। इसका मकसद है संविधान की रक्षा। राष्ट्रपति ने इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देश को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। सुशीला कार्की वही नाम है जिसने पहले भी सत्ता के गलियारों को हिला दिया था। याद है साल 2017 जब प्रचंड सरकार ने महाभियोग लाकर इन्हें हटाने की कोशिश की थी। आरोप लगाया कि ये राजनीतिक दबाव में नहीं झुकती, लेकिन जैसे ही महाभियोग की खबर फैली, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि महाभियोग का फैसला आने तक कार्की को रोका नहीं जा सकता और फिर संसद को महाभियोग वापस लेना पड़ा। साल 2015 में जब नेपाल में सैरोगेसी बिजनेस बनने लगी थी, तब जस्टिस कार्की की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। किराए की कोख को बिजनेस बनने नहीं देंगे, ये कहा गया था। इस फैसले ने नेपाल को सैरोगेसी टूरिज्म का अड्डा बनने से बचाया। भारत में बैन के बाद विदेशी कपल्स नेपाल आने लगे थे, लेकिन कार्की ने गरीब महिलाओं का शोषण रोक दिया। ये वही शक्ति है जिसने उन्हें जनता की नायिका बना दिया। और अब वो कहानी जिसने कार्की के परिवार को सुर्खियों में ला दिया था। 52 साल पहले उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने एक प्लेन हाईजैक कर दिया था। 1973 की उस घटना में 32 लाख रुपए की सरकारी नकदी लूटी गई, जो राजा महेंद्र के राजशाही के खिलाफ आंदोलन में झोंक दी गई। माला सिन्हा जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी उस विमान में थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। बता दें, फिलहाल राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। यूएमएल पार्टी और केपी ओली ने इसका जमकर विरोध किया। यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील कर दी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले हफ्तों में नेपाल की सियासत सुलग सकती है। जेनजी के प्रदर्शनकारियों ने भी चेतावनी दी है कि लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 5 मार्च 2026 तक नए संसदीय चुनाव कराना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। फिलहाल वे अकेले मैदान में हैं, न मंत्री न सहयोगी, और बाहर सड़क पर आक्रोशित जनता। सवाल ये है, क्या कार्की नेपाल को एकजुट कर पाएंगे या फिर नेपाल का लोकतंत्र एक और संकट में फंस जाएगा? तो ये थी नेपाल की सियासत की सबसे बड़ी खबर, जहां एक महिला जिसका अतीत भी कहानियों से भरा है और वर्तमान भी चुनौती से, अब एक पूरे देश को संभालने जा रही है। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।